हाँ जी. So today we are going to start a new head, income from profits and gains of business or profession. शॉर्ट में हम कहेंगे PGBP, profits and gains of business or profession. This is our third head. We have already covered salaries and house property, right? देखिए, अगर बिजनेस के थ्रू कोई इनकम जनरेट की जाती है बिजनेस करने से, या प्रोफेशन से कोई इनकम जनरेट होती है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल होती है. बिजनेस और प्रोफेशन, राइट, दोनों ही इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है. अब प्रोफेशन को तो डिफाइन नहीं किया हुआ इनकम टैक्स ने, लेकिन बिजनेस को डिफाइन किया हुआ है. एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 13 के अंदर. बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, राइट. जनरली हम ये कहते हैं कि भैया इफ वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, देन वी आर डूइंग सम बिजनेस, वी आर डूइंग सम बिजनेस, राइट. तो एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट मे बी कंसिडर्ड एज बिजनेस. यहाँ पर कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड नहीं है इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए. ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कंटिन्यूसली कर रहे हैं या प्रोफेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं. आपने एक दिन किया है बिजनेस, या एक महीने किया है, या एक साल किया है, बिजनेस तो बिजनेस है. अगर उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो आप इस हेड में उस इनकम को टैक्सेबल लेकर चलेंगे. इवन अगर एक सिंगल एडवेंचर भी करते हैं, एनी एडवेंचर और कंसर्न, एक सिंगल एडवेंचर भी करते हैं इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर, तो उसे भी बिजनेस कंसिडर किया जाता है. इस हेड में वो इनकम टैक्सेबल होगी. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलो आप एक प्लॉट परचेज करते हो और इस प्लॉट के ऊपर आप फ्लैट्स बनाते हो, उन फ्लैट्स को सेल करते हो. आपने लाइफ में सिर्फ ये एक बार ही प्रॉपर्टी का काम किया, उसके पहले भी कभी नहीं किया था प्रॉपर्टी का काम, और उसके बाद भी कभी नहीं किया प्रॉपर्टी का काम. इसका मतलब आपने सिर्फ एक सिंगल एडवेंचर किया. स्टिल ये जो इनकम जनरेट होगी फ्लैट सेल करने से, वो होगी तो किस हेड में टैक्सेबल? बिजनेस के हेड में. आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने ये कंटिन्यूसली नहीं किया, या ये तो मैंने सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी की थी. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट नेसेसरी. even a single or isolated transaction entered into with the idea of making profit would be a business. तो बड़ी सिंपल सी चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसके पीछे मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना, तो उस एक्टिविटी से जो भी हमें इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, right? The object to make profit must be inherent in the transaction, but profit objective is not required at the time of acquiring the asset. Concept समझिए. मान के चलिए मैंने एक हाउस परचेज किया था, और इस हाउस को परचेज करते हुए मेरी इंटेंशन थी कि मैं इस हाउस में खुद रहूँगा. तो रेजिडेंशियल पर्पस से मैंने ये हाउस परचेज किया था. इसका मतलब जब मैंने हाउस एक्वायर किया था तब मेरी इंटेंशन इसे सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने की नहीं थी. लेकिन बाद में जब मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते करते मैंने अपना ये हाउस भी बेच दिया. और जब मैंने ये हाउस बेचा तब मेरी इंटेंशन थी कि इससे प्रॉफिट जनरेट करूं. इसका मतलब जो मेरी कैपिटल एसेट थी, शुरुआत में तो रेजिडेंशियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया था तो क्या थी मेरी कैपिटल एसेट, लेकिन बाद में मैंने इसे अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया. तो जिस वक्त मैंने सेल किया उस वक्त मेरी इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट जनरेट करने की. ऑल दो जिस वक्त मैंने परचेज किया उस वक्त मेरी इंटेंशन प्रॉफिट जनरेट करने की नहीं थी, लेकिन जब सेल किया तब तो मैंने बिजनेस का पार्ट बना लिया था अपनी इस कैपिटल एसेट को. और क्योंकि बिजनेस का पार्ट बना लिया था, स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर किया था, इसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना चाहता था, इसलिए इससे जो इनकम जनरेट होगी वो कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि इस हेड में टैक्सेबल होगी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. हाँ, अगर मैं इस रेजिडेंशियल हाउस को एज ए रेजिडेंशियल हाउस ही सेल करता, मतलब बिजनेस का पार्ट नहीं बनाता, स्टॉक इन ट्रेड नहीं बनाता, मेरा ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं, फिर जो इसको सेल करके इनकम जनरेट होती वो बेसिकली कैपिटल गेन कहलाता, और वो कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगा.
जो कि हमारा फोर्थ हेड है, ना कि इस हेड में, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट मस्ट बी इनहेरेंट इन द ट्रांजैक्शन, बट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द एसेट। तो ये जरूरी नहीं है कि जब एसेट एक्वायर करी थी तब हमारी इंटेंशन उसे सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने की थी। अगर हमारी इंटेंशन उस वक्त उसे सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने की थी, फिर तो बट ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया है। लेकिन अगर उस वक्त ऐसी कोई इंटेंशन नहीं भी थी, बाद में हमारी ऐसी इंटेंशन बन गई, तो इसका मतलब बाद में हमने उसे अपने बिजनेस का पार्ट बना लिया, अपना स्टॉक इन ट्रेड बना लिया। और अगर हमने बाद में उसे अपना स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, फिर उससे जो इनकम जनरेट होगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी, राइट। फर्दर, a loss incurred from the business is as much assessable under this head as the profit which is chargeable to tax। ये लाइन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कहता है जी सिर्फ और सिर्फ इनकम थोड़ी ना असेसेबल है इस हेड के अंदर। मान के चलो एक साल आपको 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, अगले साल आपको 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ, फिर दोबारा से आपको 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो जब आपको प्रॉफिट हुआ आपसे टैक्स ले लिया गया, लाओ जी टैक्स दे दो। जब आपको लॉस हुआ तो कहा जी हमारा कोई मतलब नहीं है, और जब दोबारा से प्रॉफिट हुआ तो दोबारा से आपसे टैक्स ले लिया गया। ये तो गलत है ना। कायदे से जब आप प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो, इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, तो क्या लॉस कंसीडर नहीं करेंगे मेरा? तो इसका मतलब लॉस इज ऑल्सो असेसेबल अंडर दिस हेड, मतलब मैं इस लॉस की भी रिटर्न फाइल करूंगा, और ये लॉस मुझे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने में, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हूँ इस लॉस को मैं। तो अगले साल जो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट होगा, उसमें से पिछले साल का मैं लॉस घटाऊंगा और 3 लाख के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब मैं लॉस की रिटर्न फाइल करूंगा, जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर कर दूंगा कि जी इस साल मेरा लॉस हुआ है। अगर मैं इसकी रिटर्न फाइल नहीं करूंगा और अगले साल जब मेरा प्रॉफिट होगा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहूँगा कि जी मेरा तो लॉस हुआ था पिछले साल, वो आपकी बात का, मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर लॉस हुआ था तो आपको बताना चाहिए था, हमारे रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, तभी तो उसका हम बेनिफिट आगे कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, राइट। तो लॉस इनकर्ड फ्रॉम बिजनेस इज एज मच असेसेबल अंडर दिस हेड एज प्रॉफिट विच इज चार्जेबल टू टैक्स। इफ अ टैक्स पेयर एक्वायर्स एन एसेट नॉट विद एन आइडिया ऑफ सेलिंग इट, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एसेट एक्वायर की गई थी तब मोटिव उसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने का नहीं था, बट टू रिटेन इट एज हिज ओन इन्वेस्टमेंट। तब हमारा मोटिव क्या था? इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटेन करने का, मतलब कैपिटल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट को परचेज किया। The profit and gain derived from the sale or other transfer of such investment would constitute a capital profit, not the business profit, right? लेकिन चाहे हमने कैपिटल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज किया था, पर बाद में अगर हमारी इंटेंशन चेंज हो गई, हमने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक कंसिडर कर लिया अपने बिजनेस में, फिर तो बिजनेस का पार्ट बना दिया ना हमने। तो जी देखो उस केस में क्या होगा हमारे पास, मान के चलो ये जो मैंने हाउस परचेज किया था, ये तो जब मैंने परचेज किया था मेरी इंटेंशन क्या थी? इन्वेस्टमेंट, कि जी इन्वेस्टमेंट करके मैंने रख दिया है। इन्वेस्टमेंट मेरी इंटेंशन थी, तो ये मेरा क्या बन गया? कैपिटल एसेट, राइट। अब जी आफ्टर 5 इयर्स मैंने अपने हाउस को स्टॉक इन ट्रेड कंसिडर कर लिया, क्योंकि 5 साल बाद लेट से मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया, तो जी मैंने अपने हाउस को भी स्टॉक इन ट्रेड कंसिडर कर लिया। स्टॉक इन ट्रेड कंसिडर करने का मतलब क्या है कि मैं, मेरी अब इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट प्रॉफिट बाय सेलिंग द हाउस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मैंने बिजनेस में कंसीडर कर लिया एज ए स्टॉक इन ट्रेड उस हाउस को, तो जी अब क्या ये मेरी कैपिटल एसेट रही? नाउ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, राइट। तो अब मैं इस हाउस को जब आगे सेल करूंगा तो मुझे क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होगा ये कहाँ टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन।
राइट, यहाँ पर टैक्सेबल होगा। तो जी कैसे पता चलेगा मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे? जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब मैंने इसे स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर किया, तब मान के चला जाएगा कि मैंने अपना हाउस किसको सेल कर दिया? अपने बिजनेस को सेल कर दिया, राइट। तो जब मैंने अपना हाउस अपने बिजनेस को सेल कर दिया तो मुझे वहाँ पर क्या हुआ? कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन में पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, क्या अमाउंट मान के चला जाएगा सेल कंसिडरेशन। अभी मैं फिलहाल उसमें नहीं उलझा रहा हूँ। फिलहाल मेरा कंसेप्ट क्या है आपको बताने का, कि जब मैंने इसे बिजनेस में कन्वर्ट किया तो मान के चला जाएगा मैंने अपना ही हाउस अपने बिजनेस को सेल कर दिया, उस वक्त मुझे क्या हुआ? कैपिटल गेन। और जब मैंने बिजनेस से इसे सेल किया तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इस हेड में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट, इस हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल गेन भी हुआ मुझे, और जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इसे सेल किया तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ, जो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, और कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगा। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैं अपनी कैपिटल एसेट को फ्यूचर में जाकर प्रॉफिट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का पार्ट बना लेता हूँ, स्टॉक इन ट्रेड बना लेता हूँ, और फिर एज ए स्टॉक इन ट्रेड उसको सेल करता हूँ, तो जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जब मैंने अपने बिजनेस का पार्ट बनाया अपनी कैपिटल एसेट को, उस वक्त मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा कि मुझे क्या हुआ है? कैपिटल गेन। तो जितने भी लेट से मैंने 5 लाख में परचेज किया था, और एज पर इनकम टैक्स रूल्स एंड इनकम टैक्स एक्ट मान के चला जा रहा है कि जब मैंने अपनी बिजनेस में इसे कंसीडर किया स्टॉक इन ट्रेड, जैसे मैंने आपको कहा कि मान के चला जाएगा कि मैंने अपने बिजनेस को सेल कर दिया, लेट से वैल्यूएशन आई 10 लाख की, तो जी मान के चला जाएगा कि मैंने अपने बिजनेस को कितने वक्त सेल कर दिया? 10 लाख का। तो जो 5 लाख है ये क्या है? कैपिटल गेन। अब ये बिजनेस का पार्ट बन गया, फिर मैंने बिजनेस एसेट के तौर पर, मतलब स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर जब इसे अपने बिजनेस में सेल किया, लेट से 15 लाख का, तो जी अब जो ये प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, ये क्या है मेरा? इस हेड में टैक्सेबल। और ये 5 लाख कहाँ पर टैक्सेबल है? कैपिटल गेन में। क्लियर है? आ जाओ जी। इफ एन एसएससी who holds some investment decides at a later point of time to convert this investment into stock in trade and deals with them as the part of his business assets in the normal course of his business, the profit or gain derived from the sale of the same asset in the course of the business would constitute income assessable under this head, right? The fact that asset concerned, जैसे मेरा हाउस था, was originally acquired without the idea of making the profit on sale is immaterial। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब एसेट एक्वायर करी थी तब हमारी इंटेंशन क्या थी, फर्क पड़ता है कि जब एसेट को सेल किया जा रहा है तब हमारी इंटेंशन क्या है। अगर तब हमारी इंटेंशन प्रॉफिट जनरेट करने की है, हमने एसेट को सेल किया है इन आवर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। तो एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट मे बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, इवन अ सिंगल एक्टिविटी। आ जाओ जी। अब प्रोफेशन का मतलब एज सच डिफाइन नहीं किया हुआ, सिंपल क्या दे रखा है? वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, राइट। वोकेशन का मतलब क्या होता है? कहता है जी या तो आप इंटेलेक्चुअल स्किल सप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप मैनुअल स्किल भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो मैनुअल स्किल को अप्लाई करते हुए यू आर डायरेक्टेड बाय योर इंटेलेक्चुअल स्किल, तो इसका मतलब आप कोई ना कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, राइट। जैसे एग्जांपल दे रखा है सीए, सीएस, सीएमए, कैरिंग ऑन द प्रैक्टिस, तो वो लोग किस में इन्वॉल्व है? प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, राइट। लॉयर्स, डॉक्टर्स, पेंटर्स। अब पेंटर चाहे मैनुअली पेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्क कर रहा है वो, क्या उसका इंटेलेक्चुअल मतलब उसका माइंड वर्क नहीं हो रहा? डेफिनेटली। एक्टर, एक्टर चाहे मैनुअली एक्टिंग कर रहा है पर उसके अंदर क्या कला इन्वॉल्व नहीं है? तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो जहाँ पर या तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व है सिर्फ, या मैनुअल स्किल्स विच आर कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड बाय द इंटेलेक्चुअल स्किल्स, तो हम कहेंगे कि बंदा कोई ना कोई प्रोफेशन कर रहा है। इवन अगर हम कहें कि एक प्लम्बर है
तो प्लम्बर मैनुअली काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने का भी अपना एक तरीका है, अपनी एक नॉलेज है, राइट। तो वो भी इंटेलेक्चुअल स्किल से ही गाइड होता है, डायरेक्ट होता है। तो इवन एक प्लम्बर को भी हम क्या कहेंगे कि वो अपना एक प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, प्रोफेशन का मतलब या तो गाइडेड बाय द इंटेलेक्चुअल स्किल where you are doing some work using your intellectual skill, और manual skill controlled and directed by the intellectual skill, right। और वैसे भी मेरे ख्याल से आपको इतना तो क्लियर है कि प्रोफेशन क्या होता है और जॉब क्या होती है, राइट। हाँ जी, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए अलग से दे रखा है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इवन एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज बिजनेस या प्रोफेशन। जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में कर रहे हो तभी बिजनेस या प्रोफेशन कहलाएगा। अगर आपने एक दिन भी किया है काम, बिजनेस तो बिजनेस है चाहे एक दिन किया है, प्रोफेशन तो प्रोफेशन है चाहे एक दिन किया है, तो उसकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, राइट। तो बेसिकली कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं टू अ सर्टेन वेदर द ट्रांजैक्शन इज एन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। सबसे पहली बात, अगर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रांजैक्शन की जा रही है तो बिजनेस, बात खत्म, राइट। परचेज ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू रीसेल, अगर हम कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं और परचेज करते हुए ही हमारी इंटेंशन है कि हमें इसे रीसेल करके प्रॉफिट जनरेट करना है, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर दिस हेड डिपेंड्स प्राइमरली अपॉन द रिसिप्ट इन द क्वेश्चन, मतलब जो सेल करके मिल रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट है तो कैपिटल गेन, अगर रिवेन्यू नेचर की है तो इसका मतलब बिजनेस का पार्ट थी। तो स्टॉक इन ट्रेड समझ के बेचा गया तभी तो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट कंसीडर कर रहे हैं हम, और स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है तो बिजनेस, राइट। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने हैं, ये देखते हुए कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जो भी प्रॉफिट या गेन हुआ है वो इस हेड में टैक्सेबल है या कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल है। आ जाइए जी, सेक्शन 28 से ये हेड हमारा स्टार्ट हो रहा है, राइट, और 44 तक जाता है ये हमारे पास। बीच में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो अभी उस चीज़ में मैं आपको नहीं उलझा रहा हूँ। आपको फिलहाल के लिए क्या दिमाग में रखना है, सेक्शन 28 से ये वाला हेड स्टार्ट हो रहा है हमारा, सेक्शन 45 से कैपिटल गेन स्टार्ट हो रहा है हमारा, और बीच के सारे सेक्शंस किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है जी। सेक्शन 28 के अंदर बेसिकली कुछ आइटम्स दी हुई है कि जी देखिए, वैसे तो हमने ऊपर समझा दिया कि इन जनरल एनी एक्टिविटी फ्रॉम फॉर क्रिएटिंग प्रॉफिट शैल बी कंसिडर्ड अंडर दिस हेड, राइट, उसे बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सेक्शन के अंदर कुछ आइटम स्पेसिफाई कर दें कि भैया ये वाला जो आप गेन कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, इनकम कह लीजिए, ये तो इस हेड में टैक्सेबल होंगे ही होंगे, राइट। चाहे इनका नेचर कैपिटल है या रिवेन्यू है, बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि भाई इस हेड के अंदर जो हमारी डीम्ड इनकम है जो इसी हेड में टैक्सेबल होगी, वो कहाँ पर बताई हुई है, सेक्शन 28 के अंदर। आइए जी, सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट द टाइम एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एनी टाइम जरूरी नहीं है कि पूरे साल करते रहे हो, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन भी बिजनेस कंसीडर की जा सकती है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन। सेकंड पे आइए जी, कंपनसेशन और पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, कंपनसेशन की बात कर रहा है या पेमेंट, अदर पेमेंट, या कुछ भी नाम दे दिया गया हो, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो जी कंपनसेशन किसे मिल रहा है, कहता किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को कंपनसेशन मिल रहा है। कब, जब वो पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, तो मैं बड़ी शॉर्ट में कहूँगा एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है इन इंडियन कंपनी, उस बंदे को कंपनसेशन मिल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट
और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयरटू। अब जी कायदे से अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल है, राइट। और अगर मैं अपना कोई राइट छोड़ता हूँ तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, अगर उस राइट को छोड़ने के बदले मुझे कुछ मिलेगा तो। लेकिन फिर भी इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को, मतलब इन्होंने तो क्या वर्ड यूज किया है, एनी पर्सन मैनेजिंग होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। और ये पावर तो सिर्फ किसके पास होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, राइट। इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सेक्शन 28 ने क्लियर कट कह दिया कि भैया अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से हटाया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, या फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे चेंज की जाती है जिसकी वजह से उसे कुछ नुकसान हो रहा है, और इन दोनों ही केस में अगर उसे कुछ कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है, तो बेसिकली कायदे से कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, उसका राइट पे अफेक्ट हो रहा है तो कैपिटल गेन होना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन ने क्लियर कट कह दिया नहीं भैया, अगर कोई भी ऐसा कंपनसेशन मिलेगा किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को उसको हटाने के नाम का या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई करने के नाम का, तो वो कंपनसेशन इस हेड में टैक्सेबल होगा, उसे कैपिटल गेन में टैक्सेबल मत करना, उसे सैलरीज में टैक्सेबल मत करना। ठीक है जी। इसी तरह एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। तो पॉइंट ए में तो इंडियन कंपनी की बात कर रहे थे, पॉइंट बी में जो कंपनी इंडिया में है चाहे वो इंडियन कंपनी नहीं है, राइट, है इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी, मतलब अदर देन इंडियन कंपनी, एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। तो यहाँ पर क्या कहा कि टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट, और यहाँ पर क्या कहा टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयरटू। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है, बस बी वाले पॉइंट में अदर कंपनीज को कवर कर लिया गया इन इंडिया में, और ए वाले पॉइंट में इंडियन कंपनीज को कवर किया गया है, राइट। फिर कंपनसेशन या एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन holding an agency in India for any part of the activities relating to the business of any other person at or in connection with the termination of agency या modification of terms and conditions relating thereto। सिंपल सा एग्जांपल, मान के चलो मैं मिस्टर एक्स को अपना एजेंट बनाता हूँ साउथ इंडिया में वीडियो सेल करने के लिए, तो उनको मैंने क्या पावर दी कि आप पूरे साउथ इंडिया में मेरी वीडियो सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पूरे साउथ इंडिया को, तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ 4 स्टेट्स में वीडियो सेल कीजिए और बाकी स्टेट्स के लिए मैं किसी और को अपना एजेंट अपॉइंट करता हूँ, ठीक है। तो इनके काम का स्कोप कम हो जाएगा, कहाँ इनके पास पहले पूरे साउथ इंडिया में वीडियो सेल करने का राइट था, अब इनके पास सिर्फ 4 स्टेट्स में वीडियो सेल करने का राइट है, तो इनके काम का स्कोप कम हो जाएगा। तो बेसिकली हो सकता है कि मैं इनको कुछ कंपनसेशन दूं क्योंकि मैंने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी, मॉडिफाई कर दी, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान होगा, तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना मुझे, राइट। तो ऐसा कोई भी कंपनसेशन जो कि किसी एजेंसी की टर्म्स या कंडीशंस मॉडिफाई करने की वजह से दिया जा रहा है, या फिर हो सकता है मैं इनकी एजेंसी टर्मिनेट ही कर दूं कि जी आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, और टर्मिनेट करने पर मैं इनको कुछ कंपनसेशन दूं, तो वो सारा कंपनसेशन इस हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। तो एजेंसी वर्ड याद कीजिए, याद रखिएगा, होल्डिंग एजेंसी इन इंडिया, इंडिया की बात चल रही है। हाँ जी, एनी पर्सन फॉर, मतलब वही कंपनसेशन या एनी अदर पेमेंट टू एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग इन गवर्नमेंट और इन एनी कॉरपोरेशन ओन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो डी पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि मान के चलो मेरी एक कंपनी है दीप ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट मुझसे टेक ओवर कर लेती है, राइट। तो गवर्नमेंट ने मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया लेट्स से, या मेरी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली फॉर द टाइम बिंग लेट्स से 10 ईयर्स के लिए या फिर 5 ईयर्स के लिए, और उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट मुझे कंपनसेशन दे रही है, राइट। तो मतलब जो भी मेरे राइट्स थे, मेरी प्रॉपर्टी थी, बिजनेस थी, किस में वेस्ट हो गई, गवर्नमेंट में, राइट। या फिर गवर्नमेंट ने किसी अपनी कॉरपोरेशन को ऑथराइज कर दिया मुझे टेक ओवर करने के लिए,
तो उसमें वेस्ट हो गई मेरी बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, जिसके बदले मुझे कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो वो इस हेड में टैक्सेबल है। ठीक है जी। फिर ये हमारे पास एक नया प्रोविजन आया है विच इज़ बेसिकली इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2019। हाँ जी, एनी कंपनसेशन या एनी अदर पेमेंट टू एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। तो जी सामने वाले के साथ मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में टर्म्स या कंडीशंस चेंज कर देता हूँ जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान होता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स या कंडीशंस, और क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसे मैं कुछ कंपनसेशन दूंगा। तो कहता है जी वो कंपनसेशन या कोई भी पेमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनसेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, राइट। तो कोई भी पेमेंट जो मैं उसे दूंगा वो इस हेड में टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो हमने इस पॉइंट में 5 क्लोज पढ़े, राइट। कौन कौन से पढ़े हमने जी? हमने कहा कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म्स से कंडीशंस चेंज की जा रही है या फिर उसके हाथ से मैनेजमेंट ही छीनी जा रही है इंडियन कंपनी के केस में, कहता है इन इंडिया एनी अदर कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी के केस में अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर के टर्म्स या कंडीशंस चेंज की जा रही है या ऑफिस से ही टर्मिनेट किया जा रहा है, राइट। एजेंसी छीनी जा रही है या एजेंसी की टर्म्स या कंडीशंस चेंज की जा रही है, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस गवर्नमेंट में वेस्ट हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स या कंडीशंस चेंज हो रही है। तो इन सारे केसेस में अगर पार्टी को एसएससी को कोई कंपनसेशन मिलता है, कोई भी पेमेंट मिलती है बाय वट एवर नेम कॉल्ड, दैट पेमेंट दैट कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं जी, any income derived by a trade or professional or other similar association। So ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन अगर कोई इनकम जनरेट करता है बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी है। पहली चीज़ कि ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशंस की बात की जा रही है, क्लब्स की बात या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं की जा रही, राइट। और दूसरी चीज़ ये जो ट्रेड और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो इनकम डिराइव कर रहे हैं दैट इज बाय प्रोवाइडिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस टू द मेंबर्स, राइट। लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर वो अपने मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है और उस सर्विस को प्रोवाइड करने से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम की बात की जा रही है। जो रेगुलर सब्सक्रिप्शंस होते हैं इस टाइप की एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए उन सब्सक्रिप्शंस की बात नहीं की जा रही, बल्कि कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो सिर्फ उस इनकम की बात की जा रही है। If the income is derived as the part of usual contribution or subscription and not for the specific services to the members, the trade or professional association would not attract liability to tax under this head, राइट। तो अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है तो वो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा। यहाँ पर कौन सी इनकम कवर हो रही है? पहली चीज़ माइंड में क्या रखना है, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, चैरिटेबल या स्पोर्ट्स क्लब या क्रिकेट क्लब इनकी बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ऐसी एसोसिएशंस जो इनकम जनरेट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, उस इनकम की बात कर रहे हैं। जनरल जो सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है या जनरल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनकी बात नहीं की जा रही, राइट। फिर जी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के हेड में मैंने 2-3 आइटम्स डाल दिए, जैसे कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस सेल करने से कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट इस हेड में टैक्सेबल है। कैश असिस्टेंस रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट द एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मान के चलो आप 100 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी कॉस्ट आई है 90 रुपीज़, राइट। तो आपको 10 रुपये तो वैसे ही बच गए, बिजनेस कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 10 रुपये तो आपको वैसे ही बच गए। और क्योंकि आपने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया है इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेट से आपको 5 रुपये की कैश असिस्टेंस भी मिलती है। तो कायदे से देखा जाए तो आपको कितने रुपए बच गए? 15 रुपये, राइट। तो ये जो 5 रुपये कैश असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है अगेंस्ट द एक्सपोर्ट, तो इवन वो भी इस हेड में, क्योंकि बिजनेस से ही तो जनरेट हो रही है ये इनकम, राइट, बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी। फिर एनी ड्यूटी लाइक ड्यूटी ऑफ कस्टम रीपेएबल एज ड्रॉबैक,
अब देखिए, अगर मान के चलो मैं आउट ऑफ इंडिया 100 रुपये का सामान भेज रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं 100 रुपये का, ठीक है जी, और इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई लेट से 10 रुपीज़, तो इनवॉइस मैं कितने का क्रिएट करूँगा, 110 का। तो मैं कस्टमर से 110 चार्ज कर लूँगा, लेकिन बाद में मुझे इसमें से 9 रुपये वापस मिल जाते हैं, कस्टम ड्यूटी में 9 रुपये मुझे वापस मिल जाते हैं। तो कस्टमर से तो ऑलरेडी मैं कस्टम ड्यूटी चार्ज कर चुका हूँ, तो ये 9 रुपये क्या हो गई मेरी इनकम, क्योंकि जो टैक्स मुझे देना पड़ा, जो कस्टम ड्यूटी मुझे देनी पड़ी, वो तो मैं इनवॉइस में कस्टमर से चार्ज कर लूँगा, और जो गवर्नमेंट की तरफ से 9 रुपये मिलेंगे वो क्या बन गई मेरी इनकम, किस हेड में, इस हेड में टैक्सेबल है, राइट। फिर जी फिफ्थ पॉइंट जो है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट विच अराइजेज फ्रॉम द कैरिंग ऑन अ बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। तो इसमें बड़ा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये है, मान के चलो कि मिस्टर आलू एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दीप ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड को, एक कंपनी को। तो एज ए सीए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम का मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा है। उसके अलावा कंपनी उनको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रही है, मतलब ऑफिस के पास में ही, कि वो सीए भाई साहब फ्री में उनके ऑफिस के पास में ही रह सकते हैं। तो वो जो एकोमोडेशन है उसका रेंट कंपनी खुद पे कर रही है। तो जो रेंट मिस्टर आलू को पे करना चाहिए था वो कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो ये भी तो मिस्टर आलू के हाथ में क्या है, बेनिफिट है। प्लस जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से अगर उनको लेट से 2 लाख रुपीज़ मिल रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से, तो हम यही कहेंगे ना कि टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये 2 लाख प्लस ये जो रेंट कंपनी पे कर रही है, जो कि एक्चुअल मिस्टर आलू को पे करना चाहिए था। जब मिस्टर आलू रह रहे हैं तो मिस्टर आलू को पे करना चाहिए था। तो इवन ये जो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखे हैं रेंट के नाम के, वो भी क्या कंसिडर किया जाएगा, इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आलू। और किस हेड में टैक्सेबल, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से ये फैसिलिटी मिल रही है ना, तो किस हेड में टैक्सेबल, इस पीजीपी के अंदर, राइट। हाँ जी, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड ड्यू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म फ्रॉम सच फर्म। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म पूरे साल में 1 लाख रुपए अर्न करती है, अब जी पार्टनर्स कहते हैं जी हम सैलरी के नाम के या रेम्यूनरेशन के नाम के इस 1 लाख में से 60,000 रुपीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से 3 पार्टनर थे और तीनों ने 20,000 20,000 20,000 ड्रॉ कर लिया, ये कह के कि सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी है, भाई काम तो कर ही रहे हैं पार्टनर। लेकिन कायदे से देखा जाए तो 60,000 क्या है, प्रॉफिट को एलोकेट किया जा रहा है, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो अल्टीमेटली बिजनेस प्रॉफिट, जिसमें से ये 60,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, राइट। तो जी जो ये 20,000 तीनों पार्टनर्स ने निकाले हैं, ये पार्टनर्स की बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ना कि सैलरी मानी जाएगी। सैलरी कब मानी जाती है, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के अंडर काम कर रहा है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को ही तो पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। कोलेक्टिवली अगर सेक्शन 4 पढ़ो आप पार्टनरशिप एक्ट का, तो क्या लिखा हुआ है कि कोलेक्टिवली पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेम है। पार्टनर्स अपना ही तो प्रॉफिट सैलरी के तौर पर ले रहे हैं, तो ये सैलरी नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा कि वो अपना बिजनेस प्रॉफिट ले रहे हैं इन द नेम ऑफ सैलरी। तो वो जो सैलरी के नाम पर, बोनस के नाम पर, रेम्यूनरेशन के नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर जो भी ले रहे हैं वो सब किस हेड में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। तो इस हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ जी, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। मान के चलो मिस्टर आलू की दुकान थी स्वीट्स की, अच्छी खासी दुकान चल रही थी, और इनके बिल्कुल साथ में लगते हुए एक और दुकान थी, ये मिस्टर कचालू की थी।
अब जी मिस्टर कचालू ने सोचा कि यार मिस्टर आलू की दुकान तो अच्छी चल रही है, क्यों ना मैं भी स्वीट्स की दुकान खोल लेता हूँ, तो मेरी भी चलेगी। अब मिस्टर आलू को टेंशन हो गई कि अगर साथ में दूसरी दुकान खुलेगी तो उनका काम अफेक्ट हो सकता है, राइट, एडवर्स इफेक्ट आ सकता है काम पर। भाई कुछ तो कस्टमर्स टूटेंगे ही, कचालू के पास भी जाएंगे कुछ कस्टमर्स। तो मिस्टर आलू ने कचालू को ऑफर दिया कि जी आप 1 साल तक इस दुकान में स्वीट्स का काम नहीं करोगे, जिसके नाम का मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। आलू को लग रहा था कि अगर कचालू स्वीट्स का काम करेगा तो मुझे 5 लाख का नुकसान होगा, इससे अच्छा मैं कचालू को कहता हूँ कि आप इस दुकान में स्वीट्स का काम मत कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो कचालू को किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। कचालू को किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? काम ना करने के, स्वीट्स का काम ना करने के। तो ये जो पैसा है बिजनेस ना करने के नाम का कचालू को मिल रहा है, कचालू की इनकम है, और ये इस हेड में टैक्सेबल है। मतलब बिजनेस करने के नाम की जो इनकम है वो भी इस हेड में टैक्सेबल है, बिजनेस ना करने के नाम की जो इनकम है वो भी इस हेड में टैक्सेबल है, राइट। फर्दर एनी इनकम for not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial right of similar nature, right? और information और technology, तो information शेयर ना करना, टेक्नोलॉजी शेयर ना करना, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर ना करने की वजह से जो भी पैसा मिलेगा, मतलब कुल मिला के हमने ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया। अब बी ए का ट्रेडमार्क यूज करता है लेट्स से, ठीक है, लेकिन बी ने ए को कहा जी आप किसी और को नहीं दोगे, आपके इस ट्रेडमार्क का सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। उसके नाम का लेट्स से बी ने ए को कुछ पैसे दिए, राइट। तो ट्रेडमार्क कोई और यूज नहीं कर सकता। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस नाम का जो भी पैसा मिलने वाला है, सामने वाले की तो इनकम है, जेब में पैसे जा रहे हैं, राइट, वो इस हेड में टैक्सेबल है। लाइकली टू असिस्ट इन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, राइट। हाँ जी, बट दिस सब क्लोज जो हमारे पास ए है ना, ये काम ना करने के नाम के पैसे, ये is not applicable to any sum whether received or receivable in cash or kind on account of transfer of right to manufacture, process or produce or process any article, right to manufacture, produce or process any article or things, or right to carry on the business। तो कह रहा है जी अगर राइट ही ट्रांसफर हो रहा है, राइट टू प्रोड्यूस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू प्रोसेस, अगर यही चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, किसी का भी राइट क्या उसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने की वजह से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो कैपिटल हेड में जाएगा, राइट, वो पीजीईपी में नहीं आएगा। हाँ जी, फिर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कहता है हर कंपनी में, हर बिजनेस में कीमैन होते हैं। कीमैन का मतलब उस बिजनेस की चाबी। लेट्स से मिस्टर बाबू थे, ये अपने कंपनी के कीमैन थे, इनके बिना कंपनी चलना पॉसिबल ही नहीं था। अगर इनकी डेथ हो जाए या ये कंपनी को छोड़ के चले जाए, लेफ्ट कर दे कंपनी को, तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि कीमैन कौन है कंपनी का? मिस्टर बाबू। अब ये चीज़ बिजनेस को भी पता है, कंपनी को भी पता है कि भैया मिस्टर बाबू किसी भी वजह से कंपनी छोड़कर जाते हैं, चाहे डेथ हो जाए या वैसे छोड़ के जाते हैं, तो कंपनी को बड़ा लॉस होने वाला है। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसी पॉलिसी मतलब ऑफर करनी शुरू कर दी है कि आप अपने कीमैन की पॉलिसी करवा सकते हैं। अगर कीमैन आपकी कंपनी छोड़ के जाता है, आपका बिजनेस छोड़ के जाता है, उसकी वजह से अगर आपकी कंपनी को कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से बिजनेस को कुछ मिलता है, एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, राइट। तो मान के चलो कंपनी ने मिस्टर बाबू के नाम का प्रीमियम भरा और मिस्टर बाबू छोड़ के नहीं गए,
पॉलिसी मैच्योर हो गई और अनक्लेम्ड रही, कंपनी ने क्लेम नहीं किया जब मिस्टर बाबू छोड़ के नहीं गए, तो बाद में कंपनी को जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है पॉलिसी के ऊपर, वो सब क्या है, कंपनी की इनकम, और वो इस हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कीमैन। बिजनेस लॉस को सेव करने के लिए ये पॉलिसी करवाई गई थी, तो इनकम जो जनरेट होगी या इनकम जो मानी जाएगी इंश्योरेंस के केस में, वो भी तो ये मान के चला जाएगा ना कि बिजनेस इनकम है, तो इस हेड में ही टैक्सेबल है। अगर कोई भी अमाउंट कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्प्लॉई को मिलता है तो सैलरीज के हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है जी। Any sum, whether received or receivable in cash or in kind, on the account of any capital asset being demolished, destroyed, discarded, or transferred, if the whole of such expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 3580। सेक्शन 35AD को हम बाद में पढ़ेंगे डीपली। कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस दे रखे हैं इसके अंदर, देखो ना, स्पेसिफाइड बिजनेसेस लाइक गोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव कैटेगरीज, हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। तो कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के बारे में बात कर रहा है ये सेक्शन। और इन स्पेसिफिक बिजनेसेस के केस में जो कैपिटल एसेट्स हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स के ऊपर 100% डिडक्शन अलाउड है, राइट। अब मान के चलो कोई कैपिटल एसेट मैंने 1 लाख रुपीस की ली और इस सेक्शन के अंदर मुझे पूरा 1 लाख का डिडक्शन मिल गया, तो कैपिटल एसेट मुझे कितने की पड़ी, जितने की ली थी उतना ही डिडक्शन मिल गया, तो कैपिटल एसेट मुझे कितने की पड़ी, नील की। अब जी ये कैपिटल एसेट में यूज करूं, लेट्स से बेड है, ये हमने कहा ना हॉस्पिटल्स भी कवर्ड है विद एटलीस्ट 100 बेड्स, तो लेट्स से मेरा हॉस्पिटल है, मैं 35AD में एलिजिबल है, मेरा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस में आ रहा है, और जो बेड्स मैं परचेज करूं मेटल बेड्स, वो उसके ऊपर मुझे 100% डिडक्शन मिल गया। तो 1 लाख रुपए का मेटल बेड परचेज किया था पेशेंट्स के लिए और 1 लाख रुपए की मुझे डिडक्शन मिल गई, तो कायदे से मुझे कितने का पड़ा, ये 0 का, नील का। अब जी ये मेटल बेड यूज़ हो रहा है, 5 साल यूज़ हुआ, 5 साल बाद लगा कि इस मेटल बेड को बेच देना चाहिए, नया मेटल बेड परचेज करना चाहिए, तो 5 साल बाद मैंने इस मेटल बेड को 25,000 का बेच दिया। अब जी जो कॉस्ट थी उसकी तो मुझे डिडक्शन मिल गई इनकम टैक्स में, और 25,000 बेड को बेचने के बाद मुझे और मिला, तो कायदे से ये क्या है, मेरी इनकम। ऑल्दो कैपिटल एसेट है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बिजनेस मतलब इस हेड के अंदर, पीजीपी के अंदर इसकी कंप्लीट डिडक्शन मुझे मिल चुकी है। अब ये जो इनकम है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इस हेड के अंदर। दोबारा पढ़ रहा हूँ, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, इस सम की बात किया जा रहा है, ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, राइट, बीइंग डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड। जैसे मैंने कहा ना कि पुरानी होगी तो मैंने सेल कर दी, डिस्कार्ड कर दी, राइट। इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सच कैपिटल एसेट, 1 लाख का 1 लाख की डिडक्शन मुझे मिल गई थी अंडर सेक्शन 35AD, तो मुझे एक्चुअल में कॉस्ट क्या पड़ी, नील। तो बाद में जब कभी भी उस एसेट को डिस्कार्ड, डिस्ट्रॉय, ट्रांसफ़र करने के नाम का कुछ भी मुझे मिलेगा तो मेरी इनकम कंसीडर की जाएगी, वो इस हेड में टैक्सेबल है, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, चाहे ट्रांसफ़र कौन से एसेट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल एसेट, राइट, क्योंकि डिडक्शन इस हेड में मिली थी मुझे। आ जाओ जी, फिर एक हमारे पास नया पॉइंट आया है जी, जो कि बेसिकली 1/4/2019 से एप्लीकेबल है। The fair market value of inventory as on the date on which it is converted into or treated as capital asset determined in the prescribed manner। अब जी मान के चलो कि मेरे पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कार की सेल परचेज का बिजनेस था मेरा, बिजनेस ही कार की सेल परचेज का था,
राइट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पास कार थी वो क्या थी, स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, सेल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन कार्स में से एक कार, कार एक्स, मैं अपने घर ले जाता हूँ फॉर पर्सनल यूज, राइट। तो मैंने क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड को, इन्वेंट्री को अपने पर्सनल पर्पस के लिए किस में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल एसेट में। जब मैं अपने घर पर पर्सनल पर्पस के लिए ले गया तो बेसिकली मैंने उस कार को स्टॉक इन ट्रेड में से हटा दिया और घर पर ले आया, तो वो क्या बन गई, मेरी कैपिटल एसेट बन गई, राइट। तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसे कंसीडर किया जाएगा जिस डेट पर मैंने कन्वर्ट किया, जिस डेट पर मैंने उसे स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट कंसीडर किया, उस डेट पर क्या फेयर मार्केट वैल्यू है उसे कंसीडर किया जाएगा। और मान के चलो अगर मैंने जो ये कार थी एक्स, वो मैंने परचेज की थी लेट से 2 लाख रुपए की, और जिस डेट पर मैंने इसे स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट कंसीडर किया, अपने घर ले गया, उस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू थी उसकी 3 लाख रुपए, राइट। तो मान के चला जाएगा कि बिजनेस को इस 1 लाख रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट इसी हेड में टैक्सेबल है, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दे रखे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इस हेड के अंदर, जब भी हम इस हेड में कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट की। ओनली द नेट इनकम इज टैक्सेबल नॉट द ग्रॉस रिसिप्ट, बट ऑब्वियस सी बात है जब मैं बिजनेस करता हूँ तो जो भी मेरे पास पैसे आते हैं उनमें से अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करता हूँ, तभी देखता हूँ कि मेरे पास क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, राइट। ऐसा तो नहीं ना जितना पैसा आ रहा है सब मेरा प्रॉफिट है, पहले डिडक्शंस करूँगा एक्सपेंसेस की। वो अलग बात है कि जब हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी डिडक्शंस अलाउड है, कौन सी डिडक्शंस अलाउड नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पर इस हेड में बड़ा क्लियर कट कहा गया कि देखिए जी, ना तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और ना ही ये इनकम टैक्स एक्ट ये बता रहा है कि आपको कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं या क्या अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना है अपने अकाउंट्स बनाते हुए, राइट। इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि जैसे आप बिजनेस करते हैं वैसे ही बिजनेस कीजिए, जैसे आप बिजनेस में ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वही फॉलो कीजिए, राइट, अपने अकाउंट्स को बनाते हुए। हाँ, इफ प्रॉफिट एंड गेन इज नॉट कैलकुलेटेड प्रॉपरली बाय द एसएससी, तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर एंटाइटल्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ द एसएससी ऑन सच बेसिस एंड इन सच मैनर एज दे डीम फिट, राइट। For the NSSC for the purpose of his business may follow cash system of accounting या mercantile system of accounting, मर्जी है। इवन हाइब्रिड सिस्टम भी अगर चाहे तो एसएससी फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने तो बड़ी सिंपल सी बात कही, विच एवर सिस्टम द एसएससी इज फॉलोइंग दैट सिस्टम शैल बी साइंटिफिक, सिस्टम को साइंटिफिक होना चाहिए जो कि एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके, राइट। इट शैल नॉट बी इलॉजिकल। Even in case where the SSC is in the receipt of money from other person who are under no obligation to make such payment, the SSC would still be chargeable to tax if these monies were received by him in the course of ordinary course of the business or profession, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एज ए CS मैं किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से XYZ लिमिटेड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और इनको मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसकी वजह से मिस्टर ए को भी बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब जी मिस्टर ए ने मेरी सर्विसेज से खुश होकर, चाहे मैंने मिस्टर ए को सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, किसको करी थी, XYZ लिमिटेड को, मिस्टर ए ने मेरी सर्विसेज से खुश होकर लेट से मुझे कुछ दिया, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो अल्टीमेटली चाहे मिस्टर ए के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी मुझे कुछ देने की, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया दैट इज़ ड्यू टू माय प्रोफेशन, राइट। तो ऐसी इनकम भी इस हेड में ही टैक्सेबल है। In order to be taxable in respect of income of a business, it is not essential that the business must be carried on by the same person who is the
ओनर। बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां ओनर कभी बिजनेस को देखते भी नहीं है, वो अपना एजेंट या मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं और वो ही ओनर के बिहाफ पर बिजनेस देखता रहता है, राइट। तो हेयर वी हैव टू सी द बेनिफिशियल ओनरशिप, कि अल्टीमेटली बिजनेस का बेनिफिट किसे जा रहा है। तो बेनिफिशियल ओनरशिप जिसकी भी है उसे टैक्स पे करना है। अगर मान के चलो सारा बिजनेस एक्स के नाम पर है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस का बेनिफिट वाई को जाता है, तो एक्स तो क्या हो गया, बेनामीदार। अल्टीमेटली बेनिफिट किसे जा रहा है, वाई को। तो किसको टैक्स पे करना है, वाई को इंस्टेड ऑफ एक्स, राइट। अगर एक्स मैनेजर है बिजनेस का, जो सारा बिजनेस देख रहा है, जिसके पास सारी पावर्स है बिजनेस में डिसीजंस लेने की, लेकिन ओनर वाई है, और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जाता है, वाई को। तो बिजनेस ने अगर टैक्स पे नहीं किया तो ऐसा थोड़ी ना एक्स को पकड़ लेंगे, अल्टीमेटली ओनर कौन है, वाई। तो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वाई की, राइट। इट इज़ नॉट द लीगल ओनरशिप बट द बेनिफिशियल ओनरशिप, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान के चलो ए, बी और सी ने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान किया कि जी बिजनेस करेंगे कंपनी फॉर्म में, और इन्होंने कहा जी हम ए बी सी लिमिटेड से एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अब जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तब तक इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दी, लेकिन जिसके साथ ये ट्रांजैक्शंस कर रहे थे उनको साफ साफ कहा गया कि देखिए हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, और हम जो कंपनी बनेगी फ्यूचर में उसी के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस किसने करी, ए, बी और सी ने। तो कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है टैक्स पे करने की, अगर उन ट्रांजैक्शंस में कोई इनकम होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ए, बी, सी की। लेकिन मान के चलो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ने वो सारी ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कर ली, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बताया गया प्री इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स ने ये ट्रांजैक्शंस करी थी कंपनी के बिहाफ पर, और इतना प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने वो सारी ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो अब बेसिकली वो इनकम किसकी कंसिडर की जाएगी, कंपनी की, और टैक्स किसे पे करना है, कंपनी को, ना कि ए, बी, सी को। तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि अल्टीमेटली द बेनिफिशियल ओनर शैल बी लायबल टू पे द टैक्सेस, नॉट द पर्सन हु इज डूइंग द डीलिंग, द पर्सन इन हुज नेम डीलिंग इज मीन्स डीलिंग हो रही है उन सबको नहीं, बल्कि एक्चुअली में हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर, हमें ये देखना है, राइट। एंड दैट पर्सन इज लायबल टू पे द टैक्स। The tax is levied on the person to whom the profit accrue or by whom the profits are received. No tax can be levied on बेनामीदार, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी इनकम छुपाने के लिए अपने रिलेटिव्स के नाम पे, इवन अपने नौकर के नाम पर बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसका तो बेनिफिट मालिक को ही मिल रहा है ना, तो ही इज लायबल टू पे द टैक्सेस, नॉट द बेनामीदार। इट इज़ इमटेरियल वेदर द बिजनेस इज लीगल और इलीगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस लीगल है इलीगल है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, इवन इलीगल इनकम इज ऑल्सो इनकम एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन सच इलीगल इनकम। इसी तरह इवन इलीगल बिजनेस इज ऑल्सो अ बिजनेस, और उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट इनकम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो आप आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, आपको जेल हो सकती है, या सच्ची में आपको जेल हो गई है, कहता वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग कंसर्न है। हर लॉ का अपना अलग कंसर्न है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग कंसर्न है। पुलिस वाले आपको जेल में डाल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो इलीगल बिजनेस में इनकम जनरेट हुई थी उस पर टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया कि अगर इलीगल बिजनेस को करते हुए आपके expenses हो रहे हैं तो you can claim the deduction, right. However, losses arising directly in the course of an illegal business is deductible, right. एक केस लो मुझे याद आता है, एक भाई साहब डुप्लीकेट नोट प्रिंट करने का बिजनेस कर रहे थे, भाई उनके हिसाब से तो बिजनेस ही है ये, राइट। तो जिसमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, जब वो पकड़े गए तो उनको जेल कर दी गई, उनकी सारी एसेट्स को जब्त कर लिया गया। उसके बावजूद इनकम टैक्स वाले उनसे टैक्स मांगने पहुंच गए कि जी आपने पिछले 4 साल डुप्लीकेट नोट का बिजनेस किया है, जिसमें एस्टिमेटेड इनकम आपकी ये है, इसके ऊपर हमें टैक्स दे दीजिए।
वो कहता है यार जेल कर दी, अब टैक्स भी मांग रहे हो। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया वो एक अलग मैटर है, एक अलग कंसर्न है, हमें तो इनकम पे टैक्स से मतलब है, चाहे वो इलीगल बिजनेस है, चाहे आपको जेल हो गई है, हमें तो टैक्स दीजिए, राइट। हाँ, अगर आप पकड़े गए हो, जो भी आपका सामान खराब हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी डिडक्शन मिलेगी बकायदा आपको, राइट। हाँ जी। इन केस ऑफ मैनी बिजनेस और प्रोफेशंस द प्रॉफिट ऑफ ईच बिजनेस। अच्छा, अगर मान के चलो आपके 4 बिजनेसेस हैं, ए बी सी डी, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकाला जाएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकाला जाएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकाला जाएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकाला जाएगा। पहले हर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकाला जाएगा, राइट। जो भी डिडक्शंस हैं अलाउड है, जो वो सारे हर बिजनेस के अलग अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा हर बिजनेस का अलग अलग, फिर इसको क्लब कर दिया जाएगा। और हमारे पास इस हेड के अंदर नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, राइट। अब क्लबिंग तो अलाउड है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया कि देखिए जी, एक तो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं और एक स्पेक्यूलेशन बिजनेसेस होते हैं। स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या होते हैं हम देखेंगे। तो क्लियर कट कहा गया सेक्शन 28 में बता दिया गया, जहाँ बताया गया कि भाई ये इनकम टैक्सेबल होगी, कि जी स्पेक्यूलेशन बिजनेस या स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शंस को अलग से कंसीडर किया जाए। नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस आपस में क्लब हो सकते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ नॉर्मल बिजनेस के, या नॉर्मल बिजनेस के साथ स्पेक्यूलेशन बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस क्लब नहीं हो सकते, राइट। द इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इज एग्रीगेट ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ द वेरियस बिजनेस। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी डी का अलग अलग निकाला और उसके बाद उनको एग्रीगेट कर दिया, राइट। Thus, the loss arising from one business would be set off against the income from another business falling under the same head, and the net result after such set off would alone be assessable under this head. लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस को अलग से लेके चलना है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में कहूँ तो सट्टा। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो सट्टा। मान के चलो जी, दो दोस्त थे, एक था आलू और एक कचालू, ठीक है। और दोनों ही बिल्कुल लुखे, खाली जेब, लेकिन इरादे बड़े बड़े। दोनों ही अपने आप को बड़े विद्वान, बड़ी नॉलेजेबल पर्सन मानते थे। अब जी आलू ने कहा कि यार इस साल तो आम कम से कम 150 रुपये जाएंगे। कचालू ने कहा कि भैया आम 120 से ऊपर जा ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू कचालू। आलू ने कहा कम से कम 150 रुपये जाएंगे। मान के चलो आपके जून में आम क्या रेट होगा? 150 रुपये, ठीक है। तो कचालू ने कहा ठीक है भाई, तुझे इतना श्योरिटी है तो जून में मैं तुझे 120 रुपये किलो आम दे दूंगा। आलू ने सोचा कि यार 150 रुपये जाएंगे, मैं अभी से सौदा कर लेता हूँ कचालू से, ठीक है। तो भार की भार 30 रुपये पर किलो बच जाएगा मुझे। अब ना तो कचालू के पास कोई आम, ना आलू की लेने की इंटेंशन थी। चलो जी, तो इन्होंने जनवरी में ही ये सौदा कर लिया कि जून में कचालू आलू को 100 kg मैंगो किस रेट में देगा? 120 के रेट में, ठीक है जी। तो जी जून आया, जून में रेट रहे लेट से 130 पर केजी। अब जी कचालू ने आलू को कितने रुपए में देने हैं? 120 में देने हैं, राइट। तो आलू 120 में लेगा और 130 में बेच देगा, तो कायदे से आलू को कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया? अच्छा, आम तो कचालू के पास भी नहीं थे, तो उसे जून में खरीद के आलू को देने पड़ेंगे। तो कचालू को 130 का खरीदना पड़ेगा, लेकिन आलू को वो देगा 120 का, तो कचालू को कितना लॉस हो गया? तो ऐसी ट्रांजैक्शंस में जितना एक को प्रॉफिट होता है उतना ही सामने वाले को लॉस होता है। अब आलू कह रहा है कचालू को, यार तू कहाँ खरीदेगा, मुझे देगा, मैं बेचूंगा। तो एक काम करना कि हम इस ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, काट देते हैं, और 10 रुपये केजी के हिसाब से 100 kg का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तू 1000 रुपये मुझे दे दे, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते।
तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज की इंटेंशन एक्चुअल डिलीवरी की थी ही नहीं। पार्टीज की इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ सेटल करने की थी कि जिसको जो लॉस होगा सामने वाली पार्टी से ले लिया जाएगा, एक पार्टी से ले लेंगे दूसरी पार्टी को दे देंगे, बस बाहर की बाहर सौदा खत्म, राइट। एक्चुअल डिलीवरी की इंटेंशन थी ही नहीं। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस, राइट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। Speculative transaction is a transaction in which contract for the purchase or sale of any commodity। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आम की सेल परचेज का था, राइट, इज periodically और ultimately settled otherwise than by actual delivery और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट। तो जहां पर सेटलमेंट बिना डिलीवरी के होती है, सिर्फ डिफरेंस का लेना देना होता है, एक्सक्यूज मी, इस टाइप की ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव। बेसिकली सट्टाबाजारी कर रहे हैं, ना ए के पास कुछ ना बी के पास कुछ, बैठ के फिर भी कह रहे हैं ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, मैं ले लूँगा, राइट। तो बेसिकली सट्टाबाजारी कर रहे हैं। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। और उससे जो भी इनकम जनरेट होती है या जो भी लॉस होता है उसे हम नॉर्मल बिजनेस से अलग लेके चलते हैं, राइट। वेयर अ कंपनी जिसका लेट से मैन्युफैक्चरिंग का काम है या सर्विस प्रोवाइड करने का काम है, राइट, अदर देन बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी, डील्स इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। भाई जब कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस प्रोवाइड करने का काम है तो शेयर्स में डील करने का क्या मतलब हुआ उस कंपनी का? और अगर वो ऐसी कंपनी, भाई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, सिक्योरिटीज कंपनी है, इनका तो काम ही चलो शेयर्स में डील करना है, इनका तो बिजनेस ही यही है, तो इस केस में स्पेक्यूलेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। लेकिन नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उनका ये काम थोड़ी ना है शेयर्स में डील करना। अगर वो शेयर्स में डील करते हैं और कंपनीज के सेल परचेज करते हैं तो मान के चलेंगे भैया वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कर रहे हैं, और वो इनकम जो होगी या लॉस जो होगा वो कहाँ कंसिडर किया जाएगा? स्पेक्यूलेशन के अंदर। मतलब उनकी वो इनकम या लॉस नॉर्मल इनकम या लॉस के साथ नहीं रखा जाएगा, अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, राइट। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि स्पेक्यूलेशन से जो लॉस होता है नॉर्मल बिजनेस के इनकम के साथ क्लब नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं हम तो अगले साल भी अगले साल भी सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते, राइट। इसलिए अलग अलग रखना है नॉर्मल बिजनेस की इनकम को और स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम को। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली इन ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया, कह दिया कि इन ट्रांजैक्शंस को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इनको नॉर्मल बिजनेस में कंसिडर किया जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखना, स्पेक्यूलेशन का मतलब तो एक तरह से सट्टाबाजारी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस को स्पेक्यूलेशन से एक्सक्लूड किया गया है वो सट्टाबाजारी नहीं है। इनफैक्ट फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस से बचने के लिए ट्रांजैक्शन की जा रही है। मान के चलो कि एक कंपनी है जो सॉस बनाती है, अब सॉस बनाने के लिए उसे टमाटोज की ज़रूरत है, राइट। तो कंपनी को लगता है यार पीक सीजन में टमाटो 80 रुपये केजी चला जाता है, कई बार 100 रुपये किलो भी चला जाता है टमाटो, वरना जनरली 20 से लेकर 30 रुपये केजी तक टमाटो रहता है, ठीक है। अब इतनी वेरिएशन रहती है टमाटो के अंदर, तो कंपनी ने फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आपके जो भी प्रोडक्शन होगी वो सारी प्रोडक्शन हम एडवांस में ही परचेज कर रहे हैं पूरे साल की, तो रेट बताइए कि किस रेट में करना है। तो एडवांस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट, और रेट फाइनल हो गया 30 रुपीज़ केजी। अब देखो यहाँ पर कंपनी के पास कंफर्मिटी है कि जी हमारे पास लगभग इतना मटेरियल अवेलेबल है 30 रुपीज़ पर केजी में,
तो हम अपने टमाटो सॉस की प्राइजेस क्या रख सकते हैं, राइट। कंपनी तो डेली बेसिस पर चेंज नहीं कर सकते ना प्राइजेस, उनको तो कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। हल्का फुल्का वेरिएशन ठीक है, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना कि आज 20 रुपये की सॉस है तो कल 80 रुपये की सॉस है, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑल दो इसका इफेक्ट फ्यूचर में आएगा, एडवांस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन डिलीवरी लेने की है, इंटेंशन डिलीवरी लेने की है। यहाँ पर इंटेंशन अपने आप को फ्यूचर रिस्क से सेफ गार्ड करने की है। तो ये कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रही है, तो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया जा रहा है, राइट। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को स्पेकुलेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज entered into by a person in the course of his manufacturing business to guard against loss through future price fluctuation in respect of his contract for actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him। ठीक है। फिर जी इसी तरह देखिए, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटीज मार्केट की, तो सिक्योरिटीज मार्केट में भी बड़ी तेजी से प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स या शेयर्स बाय डीलर या इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टर, और मेन मोटिव स्पेकुलेशन करना नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस को कम करना है, ख़त्म करना है, राइट। तो कहता है फिर वो ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन नहीं होता, इनफैक्ट एक इंटेलिजेंट डिसीजन है, राइट। इसी तरह जो मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फॉरवर्ड मार्केट का मतलब आपने सुना होगा ना, डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर्स ऑप्शंस, तो फॉरवर्ड मार्केट की बात कर रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस के जो मेंबर्स हैं मतलब ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। तो ब्रोकर्स अगर जॉबिंग या आर्बिट्रेज करते हैं, जॉबिंग या आर्बिट्रेज का मतलब क्या है कि फटाफट खरीदना फटाफट बेचना, फटाफट खरीदना फटाफट बेचना, तो उनके काम में तो ये चलता है, उनका तो काम ही यही है। तो और वो स्पेसिफिकली खरीदना बेचना करते हैं टू गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस विच में अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। उनका तो काम ही है ना स्टॉक ब्रोकर्स का। तो कहता है अगर ब्रोकर जॉबिंग या आर्बिट्रेज करता है, फटाफट खरीदा बेचा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, राइट। वो लोग क्या करते हैं, 1000 1 लाख यूनिट परचेज कर ली 90 रुपये में और 91 रुपये में सेल कर दी, तो फटाफट खरीदा फटाफट बेचा। अब ये तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि 1 रुपया भी ऊपर गया और 1 लाख यूनिट थी तो 1 लाख रुपये बच गए उसे, राइट। तो कहता है उस केस में स्पेकुलेशन ही कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव्स में या फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में डील कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो फिर आपको स्पेकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब उस ट्रांजैक्शन को स्पेकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई भी आप ऐसी डीलिंग शेयर्स में कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की या कमोडिटीज़ की आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, फिर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, ठीक है। तो इन चारों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रखना है, ठीक। जहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी होती है, कहता है जी दैट इज़ नॉट अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, चाहे कितना भी रिस्क हो उस ट्रांजैक्शन में। इन ऑल केसेस वेयर एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी टेक्स प्लेस, द ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, हाउएवर हाई स्पेक्यूलेटिव इट्स नेचर में बी। कितना भी रिस्क हो उस ट्रांजैक्शन में, अगर एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर हो रही है तो फिर वो स्पेक्यूलेशन नहीं है, बिजनेस का तो नाम ही रिस्क है, राइट। आ जाइए जी, जहाँ पर केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर भी पा गया, पेमेंट भी पा गई बाय चेक, लेकिन एक्चुअल में सामान डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अगर इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में डिलीवरी हुई है या नहीं हुई, तो हम तो उसको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे, चाहे आप डिलीवरी ऑर्डर शो कर दीजिए चाहे आप पेमेंट शो कर दीजिए, राइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान के चलते हैं कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है, ए ने बी से मशीन परचेज की है, बी ए को क्या देने वाला है, मशीन, ठीक है जी। और डेट तय हुई कि बी ए को 10 जुलाई 2018 तक मशीन डिलीवर कर देगा,
अगर बी इस डेट तक डिलीवर नहीं कर पाता तो ऑर्डर कैंसिल है और ए को 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो 1 लाख रुपए बी देगा। ठीक है, ए को 1 लाख रुपए का बिजनेस लॉस हो जाएगा और वो 1 लाख रुपए कौन देगा? बी। अब हुआ यही, बी टाइम पर मशीन डिलीवर नहीं कर पाया तो बी को 1 लाख रुपए देने पड़े ए को। तो जी अब यहाँ पर देखो पेमेंट भी हुई है और एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं हुई गुड्स की, मशीन की, तो क्या ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाएगी? द आंसर इज नो। यहाँ पर कोई सट्टा खेलने की इंटेंशन थोड़ी ना थी पार्टीज की, राइट। एक्चुअल में तो बिजनेस लॉस ना हो बी के डिफॉल्ट की वजह से, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि भैया 1 लाख रुपए का लॉस होने की उम्मीद है मुझे, अगर आपने टाइम पर मशीन नहीं दी तो अगर टाइम पर मशीन नहीं दी तो वो 1 लाख रुपए आप दोगे, राइट। तो क्लियर कट कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो ये जो 1 लाख है वो बेसिकली किस नाम के? ब्रीच के नाम की। तो ये बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी, ना कि स्पेक्युलेटिव। ऑल्दो इस ट्रांजैक्शन में डिलीवरी नहीं है, राइट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड नहीं हुआ बल्कि ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, स्पेक्युलेशन बिजनेस मस्ट बी डीम्ड टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द अदर बिजनेस ऑन business carried on by the assessee regardless of the fact that speculation is in shares and securities or commodities। तो कुल मिलाकर अभी के लिए आपको ये याद रखना कि स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम लॉस अलग निकालना है, बाकी नॉर्मल बिजनेस का इनकम और लॉस अलग निकालना है। ठीक है जी। आइए सेक्शन 29 ने हमें बताया, अभी तक हमने सेक्शन 28 पढ़ा, राइट। सेक्शन 29 ने हमें बताया, बड़ी सिंपल सी, देखो एक लाइन लिखी हुई है सेक्शन 29 में कि हाउ टू कंप्यूट द इनकम अंडर दिस हेड। और इसने कहा जी इस हेड में इनकम कंप्यूट करने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D। अब बेसिकली देखो इनकम कैसे कंप्यूट करनी है किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में। भैया ये रिसिप्ट है, इसमें से ये हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, ये हमें डिडक्शंस मिली है इनकम टैक्स में, बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारा इनकम। बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारा इनकम। इसका मतलब सेक्शन 30 से लेकर और 43D तक क्या दिया होगा? एक्सपेंसेस, या मैं कहूं कि भाई अलाउएबल एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस। तो एक्चुअल में तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये बिजनेस के अंदर इस हेड में ये अलाउंस, ये एक्सपेंसेस अलाउड है, ये डिडक्शंस अवेलेबल है, उन दोनों को हम कम कर देंगे, रिसिप्ट में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इनकम। इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। दिक्कत किस चीज़ की है? आपको दिमाग में क्या रखना है? क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड है किस बिजनेस के केस में, क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है किस एक्सपेंसेस के केस में, किस बिजनेस के केस में, राइट। नॉर्मल बिजनेस के केस में तो हमें पता होता है कि क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को, स्पेशल बिजनेस को कुछ अलग से डिडक्शंस भी दे रखे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, राइट। तो बेसिकली इन सेक्शंस में क्या है? ये सारी चीज़ें जनरली हमें क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं? प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। और वो चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये तो एसएससी की ऑप्शन है कि वो कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना चाहता है, उसकी मर्जी है। कैश सिस्टम फॉलो करना चाहे कैश सिस्टम फॉलो करे, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना चाहे एक्रूअल बेसिस वाला मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करे, दोनों को मिलाकर हाइब्रिड सिस्टम फॉलो करना चाहे हाइब्रिड सिस्टम फॉलो करे, बट द सिस्टम शैल बी साइंटिफिक, क्लियर कट, बिल्कुल प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस निकलना चाहिए, राइट। प्रोवाइडेड दैट एक्चुअल प्रॉफिट कैन बी असर्टेन बाय दिस मेथड वेदर ऑन रिसिप्ट बेसिस और accrual basis. Only those expenses and losses are allowed as deduction which were incurred or sustained during the relevant previous year and related to the business. तो बिजनेस इनकम में से बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही अलाउड होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, राइट। दीज लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी इंसिडेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मस्ट बी रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इफ द बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड, मान के चलो मेरे दो बिजनेस है ए और बी, ये वाला बिजनेस मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया जनवरी 2019 में,
और ये वाला बिजनेस मेरा चल रहा है, ठीक है जी। अब इस बिजनेस में अगर मान के चलो मेरा लॉस है और इस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट है, भैया जो बिजनेस मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया उसका लॉस मैं उस बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता जो बिजनेस मेरा चल रहा है, ठीक है। तो कहता है इट्स एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अगेंस्ट द इनकम ऑफ एनी अदर रनिंग बिजनेस ऑफ द एसएससी। देयर आर सम एसेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे कि दिवाली का बोनस देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, गिफ्ट देने पड़ते हैं, राइट। अब वो हिंदुस्तान में परंपरा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, सबको देने पड़ते हैं। तो चाहे वो इन प्रोविजंस में कवर हो रहे हैं या नहीं कवर हो रहे, बट फिर भी वो अलाउड है, ठीक है। दो नाइदर एक्सप्रेसली अलाउड नॉट डिसअलाउड but are deductible while computing the profit of the business or profession on the basis of general commercial principle, provided that these are not the expenses of capital nature। और भाई खुद ओनर के ऊपर नहीं होना चाहिए और कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, राइट। डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट बिजनेस ओनली फॉर विच द एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। जिस बिजनेस के ऊपर एक्सपेंसेस करे हैं उसी बिजनेस के इनकम में से ही तो डिडक्ट करोगे। तो वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ जी, पहले हर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकलेगा, मतलब हर बिजनेस की रिसिप्ट में से उस बिजनेस के एक्सपेंसेस घटा के प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकलेगा। जब सारे बिजनेसेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएंगे तो बाद में क्लब करेंगे, बाद में एक्यूमुलेट करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए जी एग्जांपल दे रखे हैं बहुत सारे लॉसेस के जो कि अलाउ किए गए अलग अलग केसेस के अंदर। लॉसेस ड्यू टू एम्बेजलमेंट मतलब फ्रॉड बाय द एम्प्लॉइज, राइट। लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ थेफ्ट या रॉबरी, चोरी चकारी से रिलेटेड अलाउ किया गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड इन ट्रांजिट खराब हो गया या बाय फायर आग लग गई, राइट। चीटियों ने स्टॉक को खराब कर दिया, एनिमी के एक्शन की वजह से, इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में वॉर हो गया तो एनिमी की एक्शन की वजह से हमारा खराब हो गया कुछ सामान या स्टॉक। लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द नेग्लिजेंस और फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस है, ओनर की खुद की नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो भैया जो आदमी जानबूझकर लॉस करना चाहता हो ऐसा लॉस अलाउड नहीं है, ऐसा एक्सपेंस अलाउड नहीं है जो कि नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा हो। हाँ एम्प्लॉई के पार्ट पे नेग्लिजेंस है या एम्प्लॉई के पार्ट के ऊपर फ्रॉड है उसकी वजह से लॉस हो रहा है तो वो अलाउ किया गया, राइट। जिस तरह शुगर केन कंपनीज होती है वो एडवांस मनी दे देती है मैन्युफैक्चरर्स को और जो फार्मर्स को, और जो फार्मर्स है कई बार वो पैसा मार लेते हैं तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है तो वो अलाउड है, राइट। बैंक के केस में अगर मान के चलो जो कैश इन हैंड है बैंक के पास वो चोरी हो जाता है तो वो अलाउड है लॉस। इसी तरह नीचे एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से लॉस अलाउड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है, मान के चलो आप किसी नॉन रेजिडेंट के एजेंट हो, ठीक है। अब जी ये आपका काम है, ये ध्यान रखना कि नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शंस करेगा और उसकी जो भी इंडिया में टैक्स की लायबिलिटी है वो पे करके जाए। अगर नॉन रेजिडेंट पे नहीं कर रहा तो आपको पे करना पड़ेगा, एजेंट को पे करना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर। अब एजेंट वो चाहे नॉन रेजिडेंट से रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो टैक्स एजेंट ने नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर पे किया है वो नॉन रेजिडेंट से रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहता है उसकी टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर नहीं भी कर पाया तो एजेंट को टैक्स में उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो एजेंट की ड्यूटी थी ये ध्यान रखना कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पे करके ही इनकम लेके जाए आउटसाइड इंडिया। अगर उसने टैक्स पे नहीं किया तो एजेंट को पे करना पड़ेगा और उस नाम का कोई वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता बिजनेस एक्सपेंस कहकर, राइट। फिर इसी तरह मान के चलो अगर आप कोई बिजनेस करो, लेट्स से मेरा कोचिंग का बिजनेस है। अब कोचिंग के बिजनेस में मैं मान के चलो किसी को उधार दे देता हूँ, उधार देना कोचिंग के बिजनेस में कहाँ कवर होता है, इट इज़ नाइदर इंसिडेंटल टू द बिजनेस, मतलब कोई
लिंक नहीं बैठता ना, कोई नेक्सस नहीं बैठता कोचिंग के बिजनेस में और उधार देने में, राइट। अब वो मेरा पैसा डूब जाए तो मैं उसका डिडक्शन थोड़ी ना क्लेम कर सकता हूँ इस बिजनेस के अंदर। अब अथॉरिटीज तो ये पूछेगी ना, भैया कोचिंग दे रहे थे या उधार देने का काम कर रहे थे, मनी लैंड करने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर उधार देना मेरे बिजनेस से इंसिडेंशियल है, रिलेटेड है, जैसे मान के चलो मैं वजीरपुर के अंदर काम करता हूँ, फैक्ट्री है मेरी बर्तनों की। अब वजीरपुर में ट्रेंड है कि एक फैक्ट्री वाला दूसरे फैक्ट्री वाले की गारंटी ले लेता है बैंक में। तो जी मेरे पास मेरा पड़ोसी आया जी बैंक से लोन लेने, आप गारंटी ले लो, मैंने गारंटी ले ली और मेरा पड़ोसी था वो पैसे लेके भाग गया। तो अब जो मैंने गारंटी ली थी पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन ये वजीरपुर में कस्टम है, ड्यूटी है, ट्रेंड है, ट्रेडिशन है कि भाई आपस में एक दूसरे की गारंटी ले ली जाती है। तो यहाँ पर जो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं मेरे पड़ोसी के भागने की वजह से, जिसके नाम की मैंने गारंटी दी थी, उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि हम ये कह सकते हैं दैट इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस। लेकिन कोचिंग बिजनेस के अंदर अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूँ तो अगर वो डूब जाता है तो उसका मैं डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, राइट। लॉस इनकर्ड बाय द एसएससी वॉलंटरली, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई जानबूझकर ही अपने पैर पे हथौड़ा मार रहा है, जानबूझकर ही लॉस इनकर कर रहा है, तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। फर्दर सिर्फ आपकी बुक में एंट्री है लॉस की, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपको लॉस हुआ है, यू हैव टू प्रूव इट कि आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है, जो कि बकायदा निकाला जाएगा कि क्या रिसिप्ट्स थी, क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, तो कितना लॉस आपको हुआ है, राइट। आ जाओ जी डिडक्शंस अलाउएबल। पहले ही ऊपर हम देख चुके हैं कि जी सेक्शन 30 से लेके 43 के प्रोविजंस हमें फॉलो करने हैं ये निकालने के लिए कि इस हेड में इनकम कैसे निकाली जाएगी। और इनकम का मैं बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ। रिसिप्ट में से हमें एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं और डिडक्शंस डिडक्ट करने हैं, बाकी हमारे पास इनकम है, राइट। तो जी हमें आगे अब यही पढ़ना है कि क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, क्या क्या स्पेसिफिकली डिडक्शंस दी गई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 30 पढ़ रहे हैं विच इज रिलेटेड टू रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर द बिल्डिंग्स। देखिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। ऑल्दो आज के टाइम में वर्चुअल बिजनेस प्लेसेस बड़े कॉमन हैं, मतलब आप कहीं भी कंप्यूटर लेकर बैठ जाइए और वहीं से ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, प्रीमाइसेस यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो या तो आप उसका रेंट पे कर रहे होंगे, अगर आप ओनर नहीं हो तो रेंट पे कर रहे हो, या आप ओनर हो तो बट ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे आप, राइट। लेकिन नोशनल एक्सपेंस अलाउड नहीं है। अगर आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा तो फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। तो वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी इन हिज कैपेसिटी एज टेनेंट, तो टेनेंट की तरह अगर आपने ली हुई है तो बट ऑब्वियस सी बात है रेंट की डिडक्शन अलाउड है, राइट। In case where the assessee has also undertaken to bear the cost of repair as the part of the item terms of the tenancy, भाई छोटी मोटी रिपेयर भी अगर किराएदार को करनी पड़ रही है, आपको करनी पड़ रही है, तो इवन उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो कुल मिला के जेन्युइनली जो आपकी जेब से रेंट जा रहा है या फिर रिपेयर के नाम का कुछ जा रहा है तो उसकी डिडक्शन अलाउड है, राइट। अगर आप टेनेंट नहीं हो तो आपकी जेब से जो भी जा रहा है, फिर तो करंट रिपेयर जा रहा है आपकी जेब से, वो अलाउड है आपको, राइट। और या फिर अगर आप ओनर हो तो डेप्रिसिएशन अलाउड है आपको, अगर आप ओनर हो तो, ठीक है। फर्दर अगर कोई भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं उस जगह से रिलेटेड, जैसे कि लैंड रिवेन्यू है, लोकल रेट्स है या म्यूनसिपल टैक्सेस है, तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, राइट। अगर आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा रखी है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई भी आपने एक्सपेंस किया है, लेट्स से उस प्रीमाइसेस में कोई रूम बना रहे हो या फिर एक्सटेंशन कर रहे हो, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसकी डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम का उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन थोड़ा ना कर सकते हो क्लेम पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर की।
तो बड़ा सिंपल सा कहा सेक्शन ने कि जी अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट की डिडक्शन क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेंट पे नहीं कर रहे, अगर आप ओनर हो तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम कर लो। अगर आपकी जेब से कुछ भी टूट फूट के नाम का जा रहा है, जैसे हम कहेंगे बेसिकली रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह कुछ आपकी जेब से जाता है, जेन्युइनली जा रहा है, तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर लो। अगर आपकी जेब से कोई टैक्सेस जा रहे हैं, लोकल टैक्सेस बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर लो। बिल्डिंग से रिलेटेड आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखी है, उसका प्रीमियम जा रहा है, तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, राइट। It is possible that the assessee who has taken the building on rent for business purpose may sublet a part of the same। होता है ना कई बार कि पूरा बड़ा हमने बेसमेंट ले लिया लेकिन यूटिलाइज सिर्फ इतना हो रहा है। अब पूरा बड़ा बेसमेंट लिया था 60,000 में और बाकी का पार्ट हमने सबलेट कर दिया लेट्स से 20,000 में, तो एक्चुअल में तो कितना रेंट जा रहा है मेरी जेब से 40,000 ना, क्योंकि 20,000 तो मैं दूसरे से ले रहा हूँ, तो सिर्फ 40,000 की डिडक्शन अलाउड है, राइट। In such case, deduction allowable would be the sum equal to the difference between the rent paid by the assessee and the rent recovered from the subtenant. If the assessee is the owner of the building, तो बट ऑब्वियस सी बात है no deduction would be available on the basis of notional rent। आप ये नहीं कह सकते कि भैया अगर मैं किसी और की बिल्डिंग में काम कर रहा होता तब भी तो रेंट पे करना पड़ता। आपको नोशनल बेसिस पर कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ले सकते हो आप, राइट। जहां पर मान के चलो पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है, वो बिल्डिंग एक पार्टनर की है और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को किराया देती है, तो कहता है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग है। तो फर्म की बिल्डिंग नहीं है ना, किसकी बिल्डिंग है, किसी एक पार्टनर की। बाकी पार्टनर्स का तो उस बिल्डिंग में कोई रोल नहीं है ना। तो पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को रेंट पे कर रही है उसकी बिल्डिंग के नाम का, तो पार्टनरशिप फर्म उसकी डिडक्शन ले सकती है, राइट। फिर जी बिल्डिंग का हो गया हमारे पास। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होती है वो क्या होती है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बिजनेस के अंदर, राइट। तो here deduction allowable would cover the amount of expenses on the account of current repair and also the amount of any premium paid in respect of the insurance of machinery, plant, furniture against the risk of damage या destruction। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं या उनके ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसकी डिडक्शन अलाउड थोड़ी ना होगी। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर तो हमें डेप्रिसिएशन अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड नहीं है। हाँ, रिपेयरिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है तो उसकी डिडक्शन अलाउड है, राइट। The assessee is entitled for deduction in respect of repair and insurance of these assets only if these assets have been actually used for the purpose of business of the assessee during the accounting year and the profit of which are subject to tax। कहते हैं कि भैया आप मशीन, प्लांट, फर्नीचर के रिपेयर या इंश्योरेंस का डिडक्शन भी तब ले सकते हो, दो कंडीशन है। पहला, एक्चुअल में बिजनेस में यूज हुई है प्रीवियस ईयर के अंदर, और उस बिजनेस की जो इनकम है वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है। Thus, if the assets are used in some business, the income of which is not chargeable to tax, जिस बिजनेस की इनकम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में आप डिडक्शन थोड़ी ना क्लेम कर सकते हो। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि जी डेप्रीशिएशन तो मेरा बना लेट्स से, या डिडक्शन मेरी बनी 10,000 रुपये और इनकम मेरी है नील क्योंकि नॉट टैक्सेबल इन दिस एक्ट, तो जी मेरा तो लॉस हो गया। कहता है ऐसा नहीं होगा, अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है उस बिजनेस की इस एक्ट के अंदर तो फिर एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं है कोई भी। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द assessee मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट्स इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस। अगर मैंने हायर एंड परचेज पे ले रखी है मशीन, या मैंने लेट्स से रेंट पे ले रखी है मशीन, भैया रेंट पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी मुझे, और साथ में मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी मुझे, रिपेयरिंग की भी डिडक्शन मिलेगी मुझे। इनफैक्ट अगर मशीन की इंश्योरेंस मेरी जेब से जा रही है तो इवन उसकी भी डिडक्शन मिलेगी मुझे, राइट। इवन इफ द एसेट्स हैव बीन टेकन ऑन हायर, द assessee वुड बी एंटाइटल्ड फॉर द डिडक्शन। हाँ, डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा इस केस में मुझे, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो किसे मिलता है, ओनर को, और मैंने रेंट पे ले रखी है अगर मशीन, तो मुझे डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। If the assessee is the owner of the machine, plant या furniture and these assets are held as the assets of the business,
बट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एसेट्स तो पड़ी है, जैसे मान के चलो मेरे गोडाउन में चेयर्स पड़ी हुई है बहुत सारी, लेकिन बिजनेस में यूज़ नहीं हो रही क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं आते, राइट। अब वो चाहे मैंने बिजनेस के लिए परचेज करके रखी हो, जब लेकिन बिजनेस में यूज़ तो नहीं हो रही, तो डेप्रिशिएशन थोड़ी ना मिलेगा उनका जब वो बिजनेस में यूज़ ही नहीं हो रही। हाँ, अगर मैंने अपने रूम में रखी होती, चाहे स्टूडेंट्स बैठते हैं नहीं बैठते, फिर वो बिजनेस में यूज़ हो रही थी, फिर मुझे डेप्रिशिएशन मिलता, राइट, फिर मुझे डिडक्शन भी मिलती। इसी तरह जो टूट फूट गोडाउन में जो सामान पड़ा उसके साथ हो रही कहता है उसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं मिलेगी, बिजनेस में थोड़ी ना यूज़ हो रही है अभी आपके, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए लाए हुए हो आप। द अलाउंस फॉर रिपेयर कवर्स not only the expense of ordinary maintenance and replacement of the small parts but also the renewal or renovation of the assets। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाँ जी, हाँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज नाइदर टू ब्रिंग द न्यू एसेट इन एग्जिस्टेंस, अगर न्यू एसेट एग्जिस्टेंस में आ रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फाउंडेशन लेवल से पढ़ते आ रहे हैं हम कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप अगर फिर भी रिवाइज करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, अगर एसेट को मेंटेन करने के लिए सेम लेवल पर, सेम एफिशिएंसी लेवल पर, सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल पर मेंटेन करने के लिए खर्चा हो रहा है तो रिवेन्यू एक्सपेंस। अगर एसेट पे खर्चा हो रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट रही है या कैपेसिटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन की, राइट, या कोई नई एसेट आ रही है, तो वो सारे एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल इंजन, ओल्ड डीजल इंजन बाय द न्यू इंजन इन द मोटर वैन, तो क्या कंसीडर किया गया कि भैया पहले भी इंजन ही था, अब भी इंजन ही डाल रहे हैं, तो वैन सिर्फ चलेगी ही, तो मेंटेन करने के लिए वैन को खर्चा किया जा रहा है, कोई एक्सटेंशन तो है नहीं वैन के अंदर, या उसकी कैपेसिटी तो इंक्रीज होनी जाएगी, एफिशिएंसी को तो इंक्रीज होनी जाएगी, राइट। तो कहता है जी सिर्फ वैन को मेंटेन करने के लिए, चाहे इंजन रिप्लेस करने का खर्चा बहुत मोटा खर्चा है, फिर भी एक्सपेंडिचर अलाउड कर दिया गया, राइट। तो जी सिंपल सी बात है, रिवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंस के केस में डेप्रिशिएशन अलाउड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है सेक्शन 32, ये सेक्शन 31 है, सेक्शन 32 किस चीज़ से डील कर रहा है, डेप्रीशिएशन से, राइट। तो ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में इसे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेप्रीशिएशन का पूरा टॉपिक हमारा एक क्लास में हो जाए। चलिए, टेक केयर।